और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंफर्मेशन, वो आपको दिख रही है यहाँ पे और भी ऑप्शंस है दोस्तों, जैसे कि आप सेव या फिर प्रिंट कर सकते हो इस पेमेंट रिसीट को, ताकि आप जब भी आईटीआर फाइल करो या फिर अपने एम्प्लॉयर को। दोस्तों एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेमो के साथ देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो और 50,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B के तहत। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि एनपीएस में ऑनलाइन किस तरीके से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों डेमो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। दोस्तों अगर आप एज अ रिटायरमेंट फंड किसी चीज को ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इसमें एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल या फिर 65 साल के बीच में है तो आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हो और अकाउंट ओपन करने के बाद प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये वाला नंबर एलोकेट हो जाएगा आपके अकाउंट के अगेंस्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास पैन नंबर होता है वैसे ही प्रान नंबर भी होगा जो कि आपका एनपीएस अकाउंट से लिंक्ड होगा। दोस्तों ये जो एनपीएस अकाउंट है ये पहले 18 साल से लेके 60 साल की उम्र के लोगों के लिए था, लेकिन हाल ही में ये जो 60 इयर्स की लिमिट है इसको बढ़ाकर कर दी गई है 65 इयर्स की। तो दोस्तों अगर आप 65 साल तक के भी हो तो भी आप अपना एनपीएस अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों रिटायरमेंट के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। तो दोस्तों ये जो एनपीएस है जिसमें आप हर साल डिपॉजिट करते जाओगे, ये पैसा जो है आपके रिटायरमेंट के बाद काम में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आप 50,000 रुपए तक का जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80 CCD 1B के तहत। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट किया है एनपीएस के अकाउंट में तो आप वो पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, जिसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको समझाया है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। दोस्तों जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें दो मोड्स होते हैं, एक तो एक्टिव मोड होता है और दूसरा ऑटो मोड होता है। तो दोस्तों एक्टिव मोड में आप एक्टिवली ये एलोकेट कर सकते हो कि आपका जो अमाउंट है वो कहां पे एलोकेट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ईसीजी का एक फंडा होता है यानी कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो दोस्तों जो आप अपना पैसा एनपीएस के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे इन तीन कैटेगरीज में आपका पैसा जो है वो डिवाइड होगा। तो अगर आपने एक्टिव मोड सेलेक्ट किया है इसका मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से इन कैटेगरीज को मैनेज करने वाले हो, यानी कि कितना पैसा आपका एलोकेट होगा इन कैटेगरीज में से। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि अगर मेरी उम्र 25 साल है तो मैं ज्यादातर रिस्क ले सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जो ई है यानी कि इक्विटी है उसमें मेरा ज्यादा एलोकेट होगा कंपेयर टू कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दूसरे नंबर पे आएगा कॉर्पोरेट डेट और तीसरे नंबर पे आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप एक्टिव मोड सेलेक्ट करते हो तो एग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव इसमें से आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो अगर आप ज्यादा ही एग्रेसिव हो यानी कि आपकी उम्र जो है 20 साल या फिर 30 साल है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो और इसी हिसाब से आपका जो इक्विटी का पोर्शन है उसमें ज्यादा पैसा आपका एलोकेट होगा। और दोस्तों उसी समय अगर आप 40 साल या फिर 50 साल के हो तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जा सकते हो और ज्यादातर पैसा आपका कॉर्पोरेट डेट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एलोकेट होगा और इक्विटी में थोड़ा सा कम पैसा एलोकेट होगा। तो दोस्तों ये तो रहा एक्टिव मोड के बारे में जहां पे आप अपना पैसा खुद से ही एलोकेट करोगे। अब दोस्तों दूसरा जो मोड है वो है ऑटो मोड, यानी कि समझो अगर आपकी उम्र 20 साल की है और आपने एनपीएस का अकाउंट ओपन किया और इसको एज अ ऑटो मोड सेलेक्ट किया
तो दोस्तों 20 या फिर 30 साल में हम ज्यादातर रिस्क ले सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हमारा जो इक्विटी में एलोकेट होगा पैसा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है यानी कि 40 साल या फिर 50 साल के होते हैं तो हमारा जो इक्विटी का एक्सपोजर है दोस्तों यानी कि जो एलोकेशन है इक्विटी में कम होते जाएगा और कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता दोस्तों, इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है। तो टाइम के साथ जो है हमारे ऑटो मोड में अपने आप ही जो एलोकेशन का परसेंटेज है वो सेलेक्ट होते जाएगा। तो चले दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ऑनलाइन हम किस तरीके से एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में ऑनलाइन डिपॉजिट करने के लिए आपको गूगल पे आके एनपीएस ऑनलाइन सर्च करना होगा और इसके बाद जो सबसे पहला लिंक जो ओपन होगा दोस्तों, ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये वाला लिंक मिल जाएगा। तो इसे हम ओपन करेंगे न्यू टैब में। तो यहाँ से आप लॉग इन करके आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो अपने एनपीएस अकाउंट में। और दोस्तों अगर आप न्यू हो यानी कि आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है एनपीएस का, तो इस वाले लिंक से आप आसानी से सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो अलग से चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आसानी से आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो दोस्तों एनपीएस का। तो रजिस्ट्रेशन का स्टेप जो है वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एनपीएस में आसानी से ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो और 50,000 रुपए तक का जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80 CCD 1B में। तो दोस्तों यहाँ पे आप आके यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पे ये लॉग इन विद प्रान या फिर आई पेन ये वाला बटन दिखाई देगा। तो दोस्तों प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रान जो आईडी है दोस्तों, ये जो नंबर है ये आपको एलोकेट होता है जब आप रजिस्टर कर लेते हो और आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों वही चीज आपको यहाँ पे डालकर अपना पासवर्ड जो है वो डालकर यहाँ पे लॉग इन करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, इस सेक्शन में आके आपको यूजर आईडी डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। तो जल्दी से मैं अपना प्रान नंबर जो है वो डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने प्रान नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पे कैप्चा एंटर करके लॉग इन करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा जैसे ही आपने लॉगिन किया। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे आके ये जो आपका ट्रांसैक्ट ऑनलाइन दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और दोस्तों क्लिक करने के बाद ये ऐसा नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन का कि क्रेडिट ऑफ यूनिट्स इन एनपीएस अकाउंट विल टेक एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज एंड इज सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ क्लियर फंड्स फ्रॉम पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 दिन लगेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया उसके बाद जो यूनिट्स एलोकेट होते हैं आपके एनपीएस के अकाउंट में, उसमें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना होगा और फिर दोस्तों न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, यहाँ पे एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप रिक्वेस्ट ओटीपी थ्रू, तो आपको एसएमएस के थ्रू अपना ओटीपी चाहिए या फिर ईमेल के थ्रू चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे ऐड एंड एंटर कैप्चा, तो हम यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे और फिर दोस्तों वेरीफाई प्रान करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कंफर्म मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर है क्या नहीं, सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट वाला डिजिट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो है वो दिखाई गई है। अब दोस्तों मुझे जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मोबाइल पे मुझे ओटीपी आ गया है, तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब दोस्तों सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल्स दिख रही हैं, जैसे कि प्रान नंबर, मोबाइल नंबर, सब्सक्राइबर नेम दिखाई दे रहा है और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी के लिए मैंने इसको ब्लर करके रखा हुआ है, तो आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है उसके बाद ही आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हो। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए दोस्तों किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन में टायर 1 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है उसमें टायर 2 एक्टिव नहीं है, तो टायर 1 में मैं कंट्रीब्यूट करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिखाया जाएगा दोस्तों, तो आपको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके अलावा आप इन अमाउंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका जो डिपॉजिट है वो इन अमाउंट्स में से है। तो मैं क्योंकि 1000 रुपीज को
डिपॉजिट करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर लूंगा। फिर दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1000 और फिर जो भी है यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं, एंड देन फाइनली जो अमाउंट पेएबल है वो 1000 रुपीज है। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट गेटवेज है। आप इन 3 पेमेंट गेटवेज में से किसी एक पेमेंट गेटवे को यूज करके पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों हम नेट बैंकिंग से प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्सेस दिखेंगे दोस्तों, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे दोनों पे ही आपको क्लिक करना है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनका जो भी कंडीशंस हैं, और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का जो बटन है उस पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपका कंफर्म पेमेंट डिटेल्स, यानी कि आपको पेमेंट डिटेल्स अपनी कंफर्म करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1000 रुपीज और टोटल अमाउंट पेएबल 1000 रुपीज, क्योंकि हम 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने टायर 1 अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। और फिर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो नेट बैंकिंग में कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो नो चार्जेस, और क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 0.75% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट और प्लस कुछ जीएसटी लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हम नेट बैंकिंग को यूज करेंगे और प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन और क्यूआर कोड। तो इतने सारे ऑप्शंस है दोस्तों। जो भी ऑप्शंस आपको फिजिबल लगता है, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है कि आप पे कर सकते हो, उस ऑप्शन को चूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूपीआई का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूं एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूं। दोस्तों अगर आप नेट बैंकिंग यूज करोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप वीपीआई यानी कि जो यूपीआई आईडी होता है वो आप एंटर करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्यूआर कोड जो है स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आप अपने ऐप से क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपना जो यूपीआई आईडी है वो हम एंटर करेंगे। अब दोस्तों यूपीआई आईडी डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि दिख सकता है कि कंप्लीट योर पेमेंट, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा अपने यूपीआई जो ऐप आप यूज करते हो वहां पे। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने फोन पे देख सकता हूँ कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई है 1000 का जो अमाउंट डिपॉजिट करना है मुझे उसके लिए, तो उस पे मैं अपने फोन से जो है वो जल्दी से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों पेमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल दिखा रहा है मुझे अपने यूपीआई ऐप में, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप आपके ब्राउजर में भी जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप पेमेंट करते हो उस पेज को वैसे ही ओपन रहने देना चाहिए आपको, ताकि जब भी आपका पेमेंट जो है वो प्रोसेस होता है, जो आगे का प्रोसेस है वो ठीक से कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। नहीं तो हो सकता है दोस्तों कि आपके बैंक से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे एनपीएस की साइट पे वो पहुंचे नहीं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि आप कोई भी बैक बटन या फिर रिफ्रेश बटन को क्लिक नहीं कीजिए जब आप अपना पेमेंट जो है वो कर रहे हो। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंफर्मेशन, वो आपको दिख रही है। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिखाया जा रहा है, और फिर आपका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं दोस्तों, जैसे कि आप सेव या फिर प्रिंट कर सकते हो इस पेमेंट रिसीप्ट को, ताकि आप जब भी आईटीआर फाइल करो या फिर अपने एम्प्लॉयर को ये प्रूफ है ये भी दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको इस रिसीट को प्रिंट करना होगा या फिर सेव करना होगा। और फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अपना एनपीएस अकाउंट है उस पे ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है हमारे एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करना ऑनलाइन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।